स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th का चैप्टर सेकंड है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे रखा है। तो चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, ये चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले आपको समझा दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा यूज है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोला जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसके अंदर रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक बार वापस इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन को बताया था तो दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना या इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या है, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है यदि जिंक है और जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 की फॉर्म में चला गया और दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, इसका मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर्स आर इंक्रीज। क्लियर है। सेकंड है रिडक्शन। सेकंड पॉइंट क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन का जो रिवर्स होता है उसको बोला जाता है रिडक्शन। बोले तो ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। लेकिन यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं आए तो सारा गेम किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यदि कॉपर +2 है और उसने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और इसने बना दिया कॉपर, तो देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, कम हुई। तो रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आर डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा कम होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेस है। अब जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझना जरूरी है, उसके बिना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। या तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करें या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करें। इसको शॉर्ट में ई बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी। कब इलेक्ट्रिकल सेल केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, कब केमिकल एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसको समझने के लिए देखिए, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर, तो इस सेल को क्या बोला जाएगा, इस सेल को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर जो कन्वर्ट करता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सेल। सेकंड क्या हो सकता है कि केमिकल एनर्जी, यदि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इस सेल को बोला जाएगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर उसको बोल सकते हैं वोल्टिक सेल। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। सेकंड है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो उस सेल को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल या फिर बोला जाता है वोल्टिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल किस टाइप का है? ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कैसे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ये दो टाइप है, एक इलेक्ट्रिकल सेल है, दूसरा गैल्वेनिक सेल बोलो चाहे उसको वोल्टिक सेल बोलो। और गैल्वेनिक सेल में भी स्पेशली हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्लियर है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसके अंदर, इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज है? पहली चीज है इसके अंदर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जिसको वोल्टिक सेल भी बोला जाता है, और हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे? डेनियल सेल। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और थर्ड है कंडक्टेंस। थर्ड है कंडक्टेंस। ये तीन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना। बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ रहा, कुछ भी रटने वाली चीजें नहीं। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड हम बोल सकते हैं टॉपिक है। और इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं इसके अंदर, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब ही कर पाते हैं जब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये मैं पहले भी बता देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी चैप्टर है और उसको और ज्यादा इजी बनाने का और अच्छा बेहतरीन समझाने की कोशिश मैं करूंगी। बस उसके लिए थोड़ा सा पैशंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ता है वो कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। ठीक है? तो ज्यादा इतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऐसा भूतिया मत बनाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। क्लियर है? अब देखिए, तो इसका मतलब गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे और कंडक्टेंस पढ़ेंगे। दोनों सेल जो है ना, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कैसे सेल है? ये इलेक्ट्रो केमिकल सेल है। कैसे सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप है, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो गैल्वेनिक सेल है वो किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ये आपको बताया था, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है या इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर कौन किसको कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? देखिए कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। और वो जो कॉन्सेप्ट है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है जो सेम रहेंगे। अब देखिए समझने के लिए आपको सबसे पहले बता रहे हैं कैथोड। क्या बता रहे हैं? कैथोड। और दूसरा क्या बता रहे हैं? एनोड। इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखिए चाहे गैल्वेनिक सेल हो, चाहे डेनियल सेल हो, चाहे वोल्टिक सेल हो या चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैथोड के ऊपर हमेशा और हमेशा रिडक्शन होगा। इस चीज को समझिएगा कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। बोले तो कैथोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा अपचयन होगा। क्लियर है? एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन बोले तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कहने का मतलब है कैथोड चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वोल्टिक सेल, उसके अंदर हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कभी तो वो रिडक्शन कर देते हैं, कभी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। और सेकंड चीज है, देखो कैथोड और एनोड पे चार्ज कैसा होगा? क्या कैथोड
पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा, क्या एनोड पॉजिटिव बनाएगा या फिर नेगेटिव बनाएगा। कहने का मतलब है इनके चार्ज वेरी करते हैं, इनके चार्ज फिक्स नहीं रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कैथोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है या एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये कॉन्सेप्ट सरासर गलत है। ये डिपेंड करता है कि सेल कैसा है, क्या वो वोल्टिक सेल है, डेनियल सेल है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस पर अलग कॉन्सेप्ट काम करता है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है, चाहे कोई सा भी सेल हो, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ये अपनी जहन में बिठा लीजिए। क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कब ये चीज कॉन्सेप्ट कब समझ में आया कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा कि एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड भरा। क्या? एक लिक्विड को भरा। जिस भी कंटेनर में जो भी लिक्विड भरा होता है ना, वो लिक्विड क्या होता है एक्चुअली, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोड बोले तो उसके अंदर एक लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट दो फेज के अंदर काम करता है, इसको समझिएगा। एक हम बोलेंगे एक्वस और एक हम बोलेंगे मोल्टन। क्या बोलेंगे? मोल्टन और एक एक्वस। देखिए, एक्वस का मतलब क्या होता है और मोल्टन का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि NaCl, एक्वस, इसका मतलब है कि NaCl जो सिंपल सॉल्ट NaCl है, उसको हमने क्या कर दिया, पानी, उसके अंदर पानी को डिसोल्व कर दिया, यानी पानी के अंदर उसको घोल दिया। इसका मतलब NaCl भी है और उसके अंदर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन भी, बोले तो पानी भी। क्लियर है। मतलब दो स्टेट है उसके, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट। एक हम बोल रहे हैं मोल्टन स्टेट। एक क्या बोल रहे हैं हम? मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब है, इसको समझिएगा कि एक्वस में और मोल्टन में डिफरेंस क्या। मोल्टन का मतलब है कोई एक मेटल है, मान लीजिए हमने ले ली जिंक, मान लीजिए ले ली सोडियम, मान लीजिए कॉपर, कोई सी भी मेटल ले लो और उस मेटल को इतने हाई टेम्परेचर पे गर्म करो, इतना ज्यादा टेम्परेचर दो, तो वो जो मेटल होगी वो कौन से फॉर्म में आ जाएगी? वो आपको लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। कौन सी? लिक्विड स्टेट में। बोले तो जिंक जो मेटल था सॉलिड था और सॉलिड से वो किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। कब? जब आपने टेम्परेचर दिया। अब देखो, इसका मतलब यहाँ सोडियम जो क्लोराइड था ना, सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही पानी के अंदर डिसोल्व किया तो हमने बोल दिया NaCl एक्वस। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर मेटल को एक हाई टेम्परेचर पे, जैसे सोने को पिघालते हैं ना, तो वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है। ऐसे तो सुनार जो होता है वो सोने को जिस शेप में बनाना चाह रहा है, जो जैसी ज्वेलरी वो बनाना चाह रहा है उस शेप में वो बना सकता है। उसने क्या किया, उस मेटल को, उस सोने को इतना हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, उसको इतना तपाया ताकि वो कैसे करे, वो पिघल जाए, वो मेटल कैसी हो जाए, पिघल जाए। और इसका मतलब उसके अंदर क्या पानी है? क्या एक्वस फॉर्म है? नहीं है ना। बस वही लिक्विड फॉर्म में आ गया, वही सॉलिड मेटल लिक्विड फेज में आ गई। और उस स्टेट को क्या बोला हमने? मोल्टन स्टेट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वस भी हो सकता है और मोल्टन भी हो सकता है। तो मोल्टन को समझना कि मोल्टन का मतलब पर्टिकुलर सॉलिड को ही आपने लिक्विड फेज के अंदर लेके आ गए विदाउट पानी मिक्स किए। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया? इसको क्या बोलेंगे? एक रोड है, इस रोड को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अब जो ये रॉड ली है, जो इलेक्ट्रोड लिया है, वो किसका लिया है? जिंक का। किसका? जिंक का। ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सब चीजें डिसाइड हुई कि क्या वास्तव में ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, क्या रेडॉक्स होती या नहीं होती। तो देखिए, एक रॉड ली जिसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड किसका लिया है? जिंक। ओके।
या जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना वो किसका लिया, कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट लिया और कैसा कलर है ये, एक्वस फॉर्म में है, बोले तो ये ब्लू कलर का होता है। कैसा, नीले कलर का। कॉपर सल्फेट बोले तो ब्लू कलर होता है इसका। अब देखिए, अब एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि ये जो जिंक है, ये जिंक की जो रॉड है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे डाला तो ये सामने आया कि जो जिंक की रॉड है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पतली होती जा रही है। पहले मोटी थी, कहने का मतलब है जिंक की रॉड धीरे धीरे गलना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हो गई। और अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना कि ये जो सॉल्यूशन था ना, जो कैसे कलर का था, ब्लू कलर का, इसका मतलब यहाँ कॉपर प्लस 2 था। और कॉपर प्लस 2 का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। तो इसका मतलब कि धीरे धीरे जब पता चला कि जो जिंक की रॉड है वो रॉड कैसी होती गई, पतली होती गई, दैट मीन्स वो पिघलती गई। और ये जो सॉल्यूशन था बोले तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो था ना वो कैसा, ब्लू से अब वो कैसे कलर में चेंज होने लग गया, रेड कलर में चेंज हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जिंक है ना वो पिघलती गई, इसका मतलब जिंक ने क्या करना शुरू कर दिया, जिंक का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गया, कहने का मतलब इसका वेट अब कम होने लग गया, ये पिघलना शुरू हो गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसका मतलब जिंक का क्या होने लग गया, ऑक्सीडेशन। क्या होने लग गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होने लग गया। अब क्या हुआ, जिंक धीरे धीरे उसके इलेक्ट्रोड के टुकड़े होते गए, मतलब धीरे धीरे पतला होता गया, और ये सॉल्यूशन कैसा बनने लग गया, ये सॉल्यूशन बनने लग गया ब्लू से रेड कलर में। तो देखिए इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट था पहले, दैट मीन्स कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2। ठीक है, ये +2 है, और इसने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिखो चाहे कॉपर +2 लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब इसको देखिए कि ये कॉपर +2 है, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना वही इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, गेन कर दिए, और इसने क्या बना दिया, कॉपर। इसका मतलब ये तो घटता गया और कॉपर का वेट सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता गया, इसका मतलब ये कॉपर किस फॉर्म में आने लग गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब देखिए, अब जो ये कैसे कलर का था, ब्लू कलर का था। कॉपर +2 कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। और कॉपर जो सॉलिड स्टेट में होता है वो कैसा होता है, लाइक रेड, ऐसा ही होता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि कॉपर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जिंक मतलब इसके अंदर जिंक जो है, जिंक +2 में कन्वर्ट होने लग गया, और कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होने लग गया। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट घटी, +2 से 0 में गई, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिडक्शन। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन का इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रोल समझ में आ गया कि जितने भी सेल है वो कैसे हैं, सारे वो सारे रेडॉक्स है। उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। बोले तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये बोला, इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ये बोला कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वी 3 टाइप की है। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है, और एक कंडक्टेंस है। जिंक रोड रिड्यूस्ड इन वेट, इसका वेट धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम होने लग गया। सेकंड, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड। थर्ड है रेड पीपीटी प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। फोर्थ है टेम्परेचर।
टेम्परेचर राइज बोले तो हीट। अब इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिंक रोड है वो उसका वेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिल्कुल। ब्लू कलर का सॉल्यूशन है अब फेड होता जा रहा है, मतलब फीका पड़ता जा रहा है, और किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो रेड पीपीटी में फॉर्म्ड हो रहा है। और थर्ड है कि ये जब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ना वो उसमें क्या ये गर्म होता गया। इसका मतलब एक एनर्जी क्या होने लग गई, एक एनर्जी उसमें से एनर्जी निकलने लगी, और एनर्जी निकली, और एनर्जी वो क्या है, इसका मतलब वो हीट निकलना शुरू हुई, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हुआ उस सॉल्यूशन का बढ़ गया। क्लियर है? अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ये समझना है, ये डायरेक्ट एक रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों की रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर। बोले तो ऐसे लिख सकते हैं, Zn+2 ना लिखे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ये क्या है, ये जिंक से जिंक+2 में गया, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से कॉपर में गया, इसका क्या हुआ रिडक्शन। इसका मतलब ये जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन अपना आप हुई ना, ये मेटल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा होता है, वो एनोड होता है। वो कौन होता है, एनोड। एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन, और कैथोड बोले तो रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जिंक किसकी तरह बिहेव कर रही है, एनोड की तरह। और कॉपर सल्फेट यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका होता है, कैथोड का हो रहा है। क्लियर है? यहाँ से चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझिएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः जो अपना आप हो रही है उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखिए क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है जो ऑटोमेटिकली हो रही है और कौन सी रिएक्शन है जिसको हमें करवाना पड़ रहा है, जिसको हमें एफर्ट्स लगवाना पड़ रहा है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब देखिए कि झरने से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम झरने पे जाके मोटर थोड़ी लगा रहे, ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी की तरफ आ रहा है ना। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन यदि हमें पानी को ऊपर चढ़ाना है, मान लीजिए छत पर एक टंकी है और उस टंकी में हमें क्या करना है, पानी चढ़ाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी ना। डायरेक्ट पानी टंकी में थोड़ी चढ़ेगा। इसका मतलब उसमें हमें एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपना आप नहीं होगा, हमें करवाना पड़ेगा। लेकिन झरने से पानी नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स ऑटोमेटिक हो रहा है। और जो रिएक्शन ये कैसा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कौन बताता है, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, या फिर डेल जी, गिब्स एनर्जी बताता है, जो क्या होती है, एक यूजफुल एनर्जी होती है। और गिब्स एनर्जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होगा तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी और नेगेटिव ही आएगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, दैट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये फॉर्मूला है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। बस इतना सा इंट्रोडक्शन ही इधर दे रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में समझाएंगे। और क्लास 11 तो आप पढ़ के आए हो, 12th के चैप्टर पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली 11th में पढ़ा होगा। डेल जी इक्वल टू डेल एच क्या है, एंथैल्पी। डेल एस क्या है, डेल एस एंट्रोपी, बोले तो डिसऑर्डर, बोले तो रैंडमनेस, ठीक है।
अव्यवस्था, जितनी ज्यादा अव्यवस्था बढ़ेगी, है ना, तो ये अव्यवस्था को बता रहा है, ये एंट्रोपी को बता रहा है, ये गिव्स फ्री एनर्जी, और ये कह रहा है कि ओवरऑल कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तभी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, बोले तो डेल जी इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर है? कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप, कौन सा, गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है डेनियल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है डेनियल सेल। जो कैसा सेल है, इस सेल के अंदर या गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है डेनियल सेल। और हमने बोला जो गैल्वेनिक सेल है ना, वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही आना चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के बताए हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है या जो वोल्टिक सेल है या फिर हम बोल सकते हैं डेनियल सेल है, वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ऐसे सेल को क्या बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। अब देखिए, जो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस पूछा जाता है, ये कैसा प्रोसेस है, क्या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हम पहले एनर्जी थोड़ी दे रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी दे रहे हैं, हम तो पहले केमिकल दे रहे हैं ना। इसका मतलब ये जो है इसमें एनर्जी दे नहीं रहे हैं, है ना, ये अपना आप हो रहा है। दैट मीन्स इसके लिए डेल जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब डेल जी नेगेटिव बोले तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है? तो इसको समझना बहुत कॉन्सेप्ट। ये जो डेनियल सेल है ना, इसको बोला जाता है जिंक कॉपर सेल। क्या बोला जाता है, जिंक कॉपर सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रहे। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेनियल सेल बनाना पड़ेगा। देखिए, जो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर एक ही कंटेनर के अंदर ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो देखिए, समझिए इसके अंदर कि हमने दो डब्बे लिए, दो डब्बे बोले तो दो कंटेनर लिए, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अब देखिए, ये इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोड है। कौन है, इलेक्ट्रोड, जो पहले बनाया वैसा ही। कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रोड है, एक रोड है जिसको हमने डुबा दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर से इसको जोड़ दिया। क्लियर है? इसको समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला है। और इससे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी समझेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी समझेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी समझेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी समझेंगे। तो इसको समझना जरूरी है उन सबको समझने के लिए। ओके, दो कंटेनर लिए, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रोड जिस मेटल का लिया ना, उसी का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ये हमने लिया है, ये जो रोड है वो रोड हमने ली है जिंक की। किसकी, ये जिंक की रोड है, और इसी का इलेक्ट्रोलाइट है बोले तो इसके अंदर ZnSO4, बोले तो जिंक सल्फेट भरा हुआ है। ओके, और ये जो रोड है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की। किसकी बनी हुई है, कॉपर की। ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का, ये रोड है कॉपर की, और उसी का सॉल्यूशन बना दिया या इसी का इलेक्ट्रोलाइट बना दिया और हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट। क्लियर है? कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। उसके अंदर इलेक्ट्रोड जिसमें जिंक सल्फेट है उसमें जिंक है, जिसमें कॉपर सल्फेट है उसमें कौन है, कॉपर। अब देखिए, इसको मैंने थोड़ा पतला कर दिया, दुबला पतला। अब इसको थोड़ा सा इसके बराबर कर देते, क्योंकि बाद में हो जाएगा ये तो दुबला, है ना। अब
कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये जिंक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट। अब देखिए, हमें ये पता है कि जिंक जो है वो किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। बोले जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड, दो हाफ सेल है, दो क्या है, हाफ सेल है। एक पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन तो हमने समझ ली कि रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और जिसमें रिडक्शन होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये हाफ सेल है और ये भी क्या है, हाफ सेल है। तो देखिए कि जो जिंक सल्फेट है ना, तो इसका मतलब ये जिंक जो मेटल है ना, जिंक, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, जिंक प्लस टू। जिंक प्लस टू में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, रिलीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब देखिए, इसका मतलब ये जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, जिंक सल्फेट में। किस में कन्वर्ट हो रही है, जिंक सल्फेट में। तो रिलीज क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ऑब्वियसली। और इस सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। इसका मतलब ये जिंक प्लस टू बोले तो Zn+2, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए वो रिलीज होकर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस टर्मिनल से, बोले तो जिंक की रोड से वो किसकी तरफ जाएंगे, कॉपर की रोड की तरफ जाएंगे। बोले तो ये कैसा टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये कैसा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, ऑपोजिट जो चार्ज होता है वही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से कैसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे। अब क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको लेना तो पड़ेगा ना, और कहाँ रखेंगे। तो इसका मतलब ये जो कॉपर+2 है, ये जो कॉपर+2, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, कॉपर+2, कॉपर+2 लिखो, चाहे कॉपर सल्फेट लिखो। कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इसका मतलब ये जो कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, इस रोड पे क्या होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, ये +2 है और इसने ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और कॉपर कैसा बन गया, सॉलिड बन गया। अब कॉपर कैसे बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। मतलब कॉपर की रोड धीरे धीरे क्या होने लग गई, मोटी होती गई। क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, और कॉपर सल्फेट से ये किस में कन्वर्ट हो गई, कॉपर में। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन बोले तो अपचयन। क्या बोला जाता है, अपचयन बोले तो रिडक्शन। तो कॉपर की जो रोड है वो तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती गई, Zn+2 में, बोले तो कॉपर सल्फेट में। Zn+2 में, Zn+2 बोले तो जिंक सल्फेट, क्योंकि यहाँ इसमें तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसमें +2। इसका मतलब ये धीरे धीरे जिंक की रोड पतली होती गई और कॉपर की रोड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके मोटी होती गई। इसका मतलब जिंक गलता गया। तो जिंक गलता गया बोले तो जिंक का क्या होने लग गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होने लग गया, रिडक्शन। कहने का मतलब इसका वेट बढ़ने लग गया। अब सेकंड चीज है, अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ होने लगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है,
कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब करंट का फ्लो कैसे होगा? करंट का फ्लो तो जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट, इसका फ्लो कैसे होगा इसको समझिएगा। इसका फ्लो कैसे होगा? इसका जस्ट अपोजिट। देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इधर कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। बोले तो इसका जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसको समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे ये करंट है, ये करंट है। इसका देखो एरो इधर है, इसका एरो किधर है? इसका एरो इधर है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। दैट मीन्स करंट का जो फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और करंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब देखिए इसको आगे, सॉलिड बोले तो मेटल, और तो हमने उसका तो सॉलिड लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। कि ये कौन सा हुआ जिसका ऑक्सीडेशन होता है? आपको पहले भी बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, किस पे होता है ऑक्सीडेशन? एनोड पे या कैथोड पे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा। तो इसका ये कौन सा टर्मिनल है? ये एनोड है। ये कौन सा टर्मिनल है? ये कैथोड। ये कौन सा है? कैथोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। और ये कौन सा है? एनोड। क्लियर है? अब इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। हमने बोला इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल। और ये कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है? अब देखो इसका एक याद करने का भी एक तरीका है, लोन। अब ये किस साइड है? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये किधर है? राइट हैंड साइड है। तो ये लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। और ये कैसा होगा? राइट हैंड साइड। ये सेल किस तरफ होगा? राइट हैंड। और ये किधर होगा? लेफ्ट हैंड। देखिए इसका मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, लोन, LOAN। इसको समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोन का मतलब, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। इसका मतलब एक चीज को समझ लीजिए कि भाई एनोड पे ये कंडीशंस होती है, तो ऑब्वियसली कैथोड पे जस्ट रिवर्स होगी। तो इसको लिख लेते हैं। एल मतलब लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब नेगेटिव। इसको समझिए कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। हम कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये डिसाइड सारे, मतलब ये बताया था कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल होगा या नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये सेल पे डिपेंड करता है। और हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना। तो इस सेल के अंदर जो एनोड होगा ना वो हमेशा नेगेटिव होगा, इसको समझिएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इसके जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो इसको समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स एनोड है, एनोड है। और टर्मिनल कैसा है? नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके लिए हम रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? अब पहले इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा।
ये नेगेटिव है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कैसा होगा, राइट हैंड साइड। क्लियर है? रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स बोला जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, तो देखिए कि जो एनोड वाला टर्मिनल है, उस एनोड वाले टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते गए, इलेक्ट्रॉन लूज होते गए, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते गए, ठीक है। और तो इस सॉल्यूशन में क्या बढ़ता गया, इसमें जिंक प्लस 2 का आयंस बढ़ता गया, और जिंक प्लस 2 का आयंस बढ़ता गया, और इधर क्या होने लग गया, इसका मतलब कॉपर प्लस 2 के चार्ज प्लस 2 का चार्ज कम होता गया, और नेगेटिव चार्ज इधर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया। इधर देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया तो ऑब्वियसली इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगे। अब क्या होगा कि इसका मतलब तो फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना बंद हो जाएंगे कुछ टाइम बाद में। कहने का मतलब जिंक रोड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। तो देखिए इसका मतलब यहां पर इनकी जो मोबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए इस डैनियल सेल के अंदर एक क्या लगाते हैं कि एक यूट्यूब, यूट्यूब ये वाला नहीं है जिससे अभी तुम पढ़ रहे हो, है ना, ये वाला नहीं। यूट्यूब मतलब यू 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 शेप में, ये ऐसा, और ये उल्टी यू है, ये देखिए ऐसा है। तो एक यू ट्यूब होती है और उसके अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। ये क्या होता है, इसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज। इसको समझना, इसको क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। कहने का मतलब है जिंक प्लस 2 का चार्ज इधर बढ़ता जा रहा है, प्लस वाला चार्ज बढ़ता जा रहा है, इधर नेगेटिव वाला चार्ज बढ़ता जा रहा है। इनको कंट्रोल करने के लिए एक ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ब्रिज का काम क्या होता है कि दोनों को कहते हैं कि भैया दोनों झगड़ा मत करो, दोनों शांति से रहो, है ना। तो दोनों को जो कंट्रोल करता है, दोनों के साथ जो कोऑर्डिनेशन, दोनों सेल्स, हाफ सेल्स, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बीच में जो बैलेंस बना के रखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज। और यहाँ पे ब्रिज जो है वो उसका नाम दिया गया है साल्ट ब्रिज। मतलब उसके अंदर एक उल्टी यू ट्यूब होगी और उसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, साल्ट भरा होगा, और वो क्या काम करता है इसको समझिएगा। साल्ट ब्रिज उल्टी बोले तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू ट्यूब, एक उल्टी यू ट्यूब होती है, यू शेप की एक ट्यूब होती है। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा और इसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, बस इन दोनों को क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखेगा, वही काम होता है। और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि भाई इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अब इसने भिड़ा दिया, बोले तो ऑक्सीडेशन क्यों कर रहा है, रिडक्शन। तो ये कॉलोनी वाली आंटी नहीं है, ये अपने अपने हाल में मस्त रहता है, बस इसका जो काम है वही काम करता है, और दूसरा जिस काम के लिए इसको लगाया ना वही काम करेगा। वो इसका मतलब होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा सॉल्ट भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक होता है KCl या फिर K2SO4, KNO3, NH4Cl, और अगर अगर सॉल्यूशन, अगर अगर हिंदी में इसको अगार अगार भी लिखा हुआ है, अगर अगर लिक्विड सॉल्यूशन। अगर अगर कैसा होता है, जिलेटिन भी भरा हुआ हो सकता है, अगर अगर भी हो सकता है, मतलब एक आटे जैसा पाउडर होता है, अगर अगर पाउडर इन लिक्विड स्टेट, ये पाउडर फॉर्म में होता है, फिर उसको क्या पानी डाल के ऐसे घोल दिया जाता है। तो ये साल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इसका कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कहने का मतलब है वो न्यूट्रल रहेगा, दोनों के साथ उदासीन रहेगा। कहने का मतलब है इनर्ट, इसीलिए तो बोला ना कि भाई इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो है
कि अपनी न्यूट्रलिटी, अपनी उदासीनता बनाए रखता है। ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है और इसके अंदर मोबिलिटी, दोनों चार्ज की मोबिलिटी को भी क्या करता है, गतिशीलता को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। ये है सॉल्ट ब्रिज। तो ये पूरा जो सेल है ना, ये पूरा सेल क्या है, एक डेनियल सेल है। बोले तो एक गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है डेनियल सेल, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। इसका मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कभी डेफिनेशन पूछे तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ आयंस, कोई भी आयंस के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, और रोड्स ऑफ हाफ सेल, क्योंकि ये हमने बोला ऑक्सीडेशन हाफ, इसको हमने बोला रिडक्शन हाफ, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रेडॉक्स। इसका मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, न्यूट्रल रहता है, चाहे आयंस हो चाहे रोड हो, चाहे इलेक्ट्रोड हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो। क्लियर है। अब देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं कि देखिए जिंक था, कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था, कौन सी स्टेट में था, सॉलिड में था। ओके, रिएक्टेंट उधर कौन था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसके बाद में जिंक से ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में, और कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल में या सॉलिड में। क्लियर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स Zn+2। इसका मतलब यही तो है, सल्फेट -2 देता है तो ऑब्वियसली जिंक +2 देगा। ये तो आपको चीजें क्लियर है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट घटी किस पे गया ना, जीरो पे गया ना, कुछ नहीं, मेटल एलिमेंट्री स्टेट में जीरो। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोले तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं इस सेल के अंदर, तो ये कैसा हो गया, रेडॉक्स सेल। कैसा, रेडॉक्स सेल। डेनियल सेल इज ए रेडॉक्स सेल बिकॉज एक इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये रिएक्शन है। क्लियर है। सेल रिप्रेजेंटेशन, कहने का मतलब है ये जो सेल दे रखा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो समझिएगा कि यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बीच में कौन है, साल्ट ब्रिज। ओके, तो देखिए इसका मतलब जिंक था, बोले सॉलिड था, कोई मेटल थी, और वो किस में कन्वर्ट हुई, बोले कोई मेटल है, और ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली उस पर कोई चार्ज क्रिएट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और इसको हम बोल सकते हैं एक्वस, क्योंकि जिंक से वो किस में चला गया, जिंक +2 में, अभी रिएक्शन की थी, वापस बता देंगे। फिर बीच में कौन है, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को खड़ी पाई की जैसे ऐसे बताएंगे, ये दिखाता है साल्ट ब्रिज को। और दूसरे साइड क्या हुआ, दो हाफ सेल को जोड़ा ना, दूसरे में क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, और वो किस में, जो कॉपर सल्फेट था कैसा था, एक्वस था ना, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये क्या चीज बता रहा है, ये बता रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये क्या बताता है, ये बताता है रिडक्शन हाफ सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। और राइट हैंड साइड क्या बताया था कि रिडक्शन होगा, इसका मतलब राइट हैंड ये क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटी ना, तो दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ। ये दोनों, और ये किसको बताता है, ये बताता है साल्ट ब्रिज को। ये खड़ी पाई जो है ना, वो साल्ट ब्रिज को बताती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साल्ट ब्रिज है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये रिडक्शन हाफ है। और अभी जो हमने कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन की ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन
जिंक किस में गया, जिंक जिंक +2 में गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो मेटल है ना, इसका जिंक जो सॉलिड है, तो इधर लिख लेते हैं इसको। देखो जिंक कैसी है, सॉलिड है, ओके, ऐसे लिख दिया। जिंक से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में, तो हम लिखेंगे Zn+2। मतलब इस हाफ सेल की रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि जिंक जो है जिंक +2 में चला गया, बीच में कौन आया, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को किससे बताएंगे, खड़ी पाई से, ओके। फिर यहाँ पे कॉपर किस में चला गया, कॉपर +2 में। बताया था ना कॉपर की रोड मोटी होती गई और जिंक की रोड धीरे धीरे पतली होती गई, इसका मतलब वो तो सॉल्यूशन बन गया, जिंक का तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, और कॉपर सॉल्यूशन से किस में चला गया, कॉपर सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब कॉपर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +2, ओके, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। ये देखिए ये सेल रिप्रेजेंटेशन है इस रिएक्शन का, इस डेनियल सेल का, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छे से समझाया मैंने कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के बीच में किसको बताएंगे, साल्ट ब्रिज को ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए जो जिंक है वो जिंक से किस में गया, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर वाले में क्या हुआ, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये क्या बन गया, कॉपर सॉलिड, और ये जिंक सॉलिड था, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। इसको देखिए, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, जो रिएक्टेंट साइड में है वो रिएक्टेंट साइड लिख दे, बोले तो जिंक है सॉलिड स्टेट में, कॉपर +2 कैसा है, ये तो एक्वस स्टेट में है, ठीक है, ये एक्वस लिख लीजिए, ठीक है, ये भी एक्वस, बोले तो आयंस तभी क्रिएट होंगे जब एक्वस होगा, तो ये किस में चले गए, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जिंक +2 है, एक्वस लिखो तो ठीक है, अब क्योंकि चार्ज तभी क्रिएट होगा जब एक्वस होगा, ठीक है। और कौन है यहाँ पे, कॉपर सॉलिड, ये सॉलिड जो है वो इधर लिखा जाता है। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन ये है आपके डेनियल सेल की, मतलब इतने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे, लेकिन पापड़ ऐसा भी नहीं है मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, बस कुछ भी नहीं है। लोन याद रख लेना, लोन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा और एनोड होगा और नेगेटिव होगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देना, वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। बस सिंपल सी कहानी। सेल नोटेशन आपको आना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। ये जो खड़ी पाई है ये वो सॉल्ट ब्रिज है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, KCl है, KNO3 है, अगार अगार है, ठीक है, उनका लिक्विड सॉल्यूशन भरा होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है डेनियल सेल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को देखिए, एनसीईआरटी को उठाइए, एनसीईआरटी के अंदर जो दे रखा है वही पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है कंपटीशन वालों के लिए, और इन्हीं सब चीजों को मिला के हम क्वेश्चंस भी साथ करवाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से क्वेश्चन आएगा ये फिक्स है। इसलिए मैंने पहले रेडॉक्स करवाई, और रेडॉक्स से रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवाया। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझिएगा, बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझेंगे कि उसके बाद में एक नर्स इक्वेशन आएगी, कंडक्टेंस आएगा, फेराडेज लॉ आएंगे। तो फेराडेज लॉ के अंदर आपको चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, और ये यहाँ से सच है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, 100% मिलेगा। इस बार भी सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, कैथोड और एनोड का जो डिफरेंस है वही निकालना था, वो नर्स इक्वेशन से हो रहा था। तो इसके बाद में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर नर्स इक्वेशन, वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं, तो देखते रहिएगा आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा।